उनका भाषण कैसा लगा, और राहुल को अगर 10 में से नंबर देना हो तो? 0। राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हुए। ये वाला नहीं चलेगा। नहीं, मैं बताता हूँ हर्षवर्धन इसका कारण। हम खेलेंगे। प्रियंका गांधी को 10 में 5 नंबर मैं सिर्फ इसलिए दे दूंगा क्योंकि उनका पहला भाषण था। आप तो गजब कर रहे हैं। नहीं, आप मैं मतलब बता रहा हूं। अभी प्रियंका आई नहीं कि आप एकदम से बदल दिए, 0.5 अंतर कर दिया। इंदिरा जैसी नाक होने से और इंदिरा जैसी बाल होने से कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाएगा। क्या आप सत्ता परिवर्तन करा देंगे क्या कांग्रेस? राहुल गांधी के साथ ग्रिप चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला है जरा कंटेंट पे जाइए हर्षवर्धन। भाड़े के बुद्धिजीवी हैं, किराया मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण उसी तरीके से किया है, रगड़ रगड़ के उन्होंने कैसे धोया है। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ इस वाले जो एपिसोड है, इस वाला जो अंक है, उसमें आपको देश के 75 वर्षों की जो संवैधानिक यात्रा है उस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो भारत के भीतर थोड़ा हलचल पैदा करने की कोशिश हो रही है और उसमें जो राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं, बात इस पर भी करेंगे कि 75 साल में किस तरह का फ्रॉड सेकुलरिज्म हुआ कि इस देश में हिंदुओं का मंदिर मिट्टी के नीचे दीवारों के पीछे दबा दिया जाता है। बात इस पर भी करेंगे कि आज जब देश इतना आगे चला गया है, उस वक्त भी राहुल गांधी से लेकर और महाराष्ट्र में कौन सी वो ताकतें हैं जो दलितों के बीच में, अगड़े पिछड़े के बीच में कोई संघर्ष कराना चाहती हैं। और बात ये भी करेंगे, सब मिले हुए हैं जी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो, लेकिन जब कुछ अच्छा हो तो भैया हम ही ने सब किया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो कहां से शुरू करें? संसद से जाना पड़ेगा भाई। संसद में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से संविधान का नैरेटिव बनाकर 2024 में नरेंद्र मोदी का विजय रथ थोड़ा सा उसकी गति मध्यम की गई, धीमा किया गया, लेकिन जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तो उसके बाद विपक्ष किस तरीके से खोखला निकला, मेरे पास इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हुए। अजय चलिए मैं आपको रोकता हूँ राजेश, पहले 3 जो है सो कहते हैं ना कि प्रियंका गांधी का डेब्यू भाषण था, पहला था संसद में। तो सबसे पहले तो यही बताइए प्रियंका कैसी लगी। अच्छा चलिए नंबर भी आप दे दीजिए, जब आप कर ही रहे हैं तो पूरा कर दीजिए। देखिए 10 में नंबर देना हो तो कितना नंबर? देखिए प्रियंका गांधी को 10 में 5 नंबर मैं सिर्फ इसलिए दे दूंगा क्योंकि उनका पहला भाषण था। हालांकि 25 वर्ष से वो सक्रिय राजनीति में हैं। लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ अभी संसद पहुंची है तो ठीक नहीं है। वो बेल्लारी में अपनी माता जी के साथ दिखाई पड़ी थी, उसके बाद रायबरेली, अमेठी में पूरा चुनाव मैनेज करती रही और तमाम राज्यों में उनकी अहम भूमिका रही है। तो राजनीति वो पहली बार कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए संसद में वो आई थी तो बस कुल मिला के चूंकि उनकी तुलना उनके भाई राहुल गांधी से करनी है, इसलिए मैं उनको 5 नंबर दे दूंगा। लेकिन संविधान पर जब बहस हो रही थी तो मुझे लगता है कि संविधान के मुद्दे पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरना चाहिए था उसमें प्रियंका भी फेल हुई। थिएट्रिक्स थे। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हैं। आप कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ तुलना। अब राहुल के साथ तुलना करिएगा तब तो आप 8 भी दे दीजिए, 7 भी दे दीजिए, जो मनो दे दीजिए। लेकिन वो तो आई थी कुछ इंदिरा जी की तरह तैयार व्यार होके, बढ़िया साड़ी पहन के। और नहीं देखिए, कुल मिला के किसी से किसी की आकृति मिलती है, किसी का अटायर कोई ले लेता है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी उनकी दादी हैं और उनके साथ में वो है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इंदिरा जैसी नाक होने से और इंदिरा जैसी बाल होने से कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग सिर्फ जो है अगर वो उसका गणवेश धारण कर लें और उसके बाद ये सोचे कि उनकी आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से ओतप्रोत हो गए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और उसी तरीके से गांधी लगा देने भर से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, दिखना और थिएट्रिक्स में फिर कह रहा हूं ना कि इस लिहाज से तो उन्होंने अपना ठीक है मुस्कुराई, बोली, सकुचाई, ये सब उन्होंने किया, लेकिन कंटेंट बताइए ना क्या है। संविधान पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी से जब मैं तुलना करूंगा तो फिर मैं कह रहा हूं कि ठीक है, हाँ कम से कम उनकी तुलना में थोड़ा फ्री फ्लो तो था। 7 वर्ष के बालक को युवा तो नहीं कह रही थी वो। इस लिहाज से बस मैं कह रहा हूं कि उनको दे दूंगा। लेकिन मैं सच बताऊं कि जिन लोगों पर विपक्ष की राजनीति का दारोमदार है वो लोग हल्के साबित हुए और मुझे लगता है यहां पर एक रणनीतिक चूक थी हर्षवर्धन। सबसे बड़ी बात यह है कि आप संविधान पर चर्चा कर रहे हैं 75 वर्ष पर और उसमें मेडन स्पीच देने वाली एक सांसद को आपने उतार दिया उसकी शुरुआत करने के लिए विपक्ष की तरफ से। ऐसा भी होता है क्या?
नहीं, लेकिन अब इतना तो जरूरी था। आपने 20 साल से संसद में नहीं आने दिया, तो अब क्या आप भाषण भी नहीं देने देंगे? ये तो और अन्याय आप कर रहे हैं। आप लोग मतलब थोड़ा सोनिया जी की तरह पुरुषवादी मानसिकता आपकी हो गई, पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या कहते हैं उसको? हाँ नहीं, कहते हैं ना, पितृसत्तात्मक समाज की जो कहते आप हैं ना बात कि कर रहे जो हैं, इटली में थोड़ा ज्यादा पितृसत्तात्मक है, हाँ तो वो लड़का भारत ही से भी सब ज्यादा है। वारिस होगा, तो ये वाला मसला है। तो आप वही बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं तो बिल्कुल इसलिए वो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब मेरे सामने मतलब व्यवहारिक कारण भी है और वैसे मेरी सोच भी वैसी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मात्र सत्तात्मक समाज हो, जैसा कि भारतीय समाज हुआ करता था, जहां कुंती पुत्र और देवकी नंदन कहा जाता था, जहां कौशल्या नंदन कहा जाता था। तो ये हमारी जो परंपरा है वो मात्र सत्तात्मक समाज की है। बाद में धीरे धीरे पितृसत्ता की तरफ पड़ गए, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना कि प्रियंका गांधी जब वहां पर आई तो किस नैरेटिव के साथ आई, क्या बात की उन्होंने, ये देखना पड़ेगा ना। कुल मिला के वो भी अडानी पर ही आ गई ना फाइनली। संविधान पर आप चर्चा कर रही हैं, संविधान पर चर्चा करते समय क्या आपके पास नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों में एक मुद्दा ऐसा नहीं था जिस पर आप घेर सके? आप वही नरेंद्र मोदी को देखिए। मैं नरेंद्र मोदी पे अभी नहीं आना चाहता, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। और तो उसके फिर आप राहुल पे भी बता ही दीजिए कि हाँ, राहुल का भाषण कैसा लगा, और राहुल को अगर 10 में से नंबर देना हो तो। 0 और अरे माइनस नहीं, माइनस मार्किंग करूंगा। नहीं नहीं, ये मैं आप ये नहीं, मैं ना माइनस ना, मार्किंग करूंगा। ये वाला नहीं चलेगा। नहीं बताओ, मैं ये बताता हूँ हर्षवर्धन, वो उसके तो कारण फिर हम खेलेंगे ही नहीं। नहीं, आप मत खेलिए, नहीं लेकिन नहीं, फिर हम बल्ला मैं लेके आ माइनस रहे हैं। मार्किंग दूंगा, बताऊं क्यों? नहीं नहीं, ये नहीं चल सकता। आप तो गजब कर रहे हैं। नहीं आप नहीं, मैं मतलब बता अभी रहा हूं। अभी प्रियंका आई नहीं कि आप एकदम से बदल दिए, नहीं 0.5 अंतर कर दिया। क्या आप सत्ता परिवर्तन करा देंगे क्या कांग्रेस में? नहीं नहीं, वो तो खैर अपने आप ही हो जाएगा, उसमें मुझे क्या कराना, हमारे कराने से थोड़ी होगा। अच्छा, ये 3 बार से ये कह रहे हैं, ये चक्कर में पड़े हुए हैं कि प्रियंका के हाथ में, ऐसे होगा नहीं सर। मैं नहीं आपको नहीं बता दूं, होगा नहीं, कुल मिला के पार्टी का जब अभी राहुल बंटाधर हो गया। गांधी की ग्रिप बहुत जबरदस्त है। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। सोनिया जी जाने नहीं देंगी। आप लोग ये तुलना पता नहीं क्यों करने लगते हैं राहुल प्रियंका अरे की, भैया, ऐसे क्यों मैं कर तुलना रहे ना हैं? थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, आप 3 बार से लगातार करेंगे प्रियंका को अब कमान चली जाएगी, बड़ा फ्री फ्लो, पता नहीं क्या क्या नहीं शब्द नहीं, बोल रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के साथ ग्रिप चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला है, जरा उसके जरा कंटेंट पे जाइए हर्षवर्धन। मैं कह रहा हूं कि प्रियंका ने थोड़ा कम अच्छा बोला हो सकता है, ज्यादा अच्छा बोला हो सकता हो, लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोला है, मतलब वो तपस्या में गर्मी पैदा कर रहे हैं। अरे यार, हास्यास्पद स्थितियां आप पैदा कर रहे हैं। इसके साथ में आप अगर आप बात करेंगे नहीं, तो इसी पे पहले बात करते हाँ, हैं, एक एक पे करेंगे, क्योंकि तपस्या से गर्मी पैदा होती है। मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी आजकल समझने लगे हों, कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको समझने भी नहीं देंगे। आखिर ये बताइए, कहाँ तपस्या लोग करते हैं? तो कहते हैं भाई हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते हैं। तो कहाँ तपस्या करते हैं? तो कोई दिल्ली में और आपके कानपुर और हमारे प्रयागराज में थोड़ी ना करते हैं। कहाँ करते हैं? तपस्या करने जाते हैं वो हिमालय पे। तो हिमालय पे वो तपस्या करते हैं, गर्मी आती होगी तभी नहीं हिमालय पे रहते होंगे। राहुल जी किसी ने समझाओगे तो भाई कुछ समझने आप देंगे कि समझने भी नहीं देंगे आप? नहीं नहीं, मैं तो भाई बर्फ के बीच में तपस्या कर रहा है वो ऋषि मुनि, तो राहुल जी को लगा यही होता होगा, तपस्या से गर्मी आती होगी। अब ऐसा ना कि देश जो है 25 साल से समझ ही रहे हैं वो। लेकिन सच कहें, हाँ। इतना हल्का, इतना छिछला, इतना उथला कोई नेता 20 साल संसद होने के बाद हो सकता है, सांसद होने के बाद हो सकता है, ये मुझे तो बिल्कुल पच ही नहीं रहा है। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था, हालांकि 0 वाला थोड़ा सा दूसरा नहीं, हो मैं गया। माइनस कह रहा हूँ, मार्किंग अच्छा, माइनस माइनस आपने में कर कह दिया। रहा हूँ। सचमुच देश को ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर एक मतलब एक बड़ा वर्ग देखता है, जिस व्यक्ति के पीछे इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का जो पता नहीं वो बुद्धि गिरवी रख दिए हैं या अपना जमीर गिरवी रख दिए हैं या सब कुछ उनका गिरवी ही है, वो लोग कहते हैं कि ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी। तो भाड़े के बुद्धिजीवी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भाड़े के बुद्धिजीवी हैं। किराया मिलता है उनको, किराया मिलता है उनको, भाड़े के बुद्धिजीवी हैं। और कुल मिला के नफरत से ओत प्रोत लोग जो हैं उनके साथ में खड़े होकर क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं, मैं नाम मत ले दीजिए किसी का, नहीं तो नहीं लोग नाम आपको नहीं बहुत ले रहा पीछे हूँ पड़ मैं। जाएंगे। नहीं देखिए, नाम लेके क्या करेंगे, मुझे लगता है जब मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को पता ही है किसकी बात हो रही है। वही 4-5 को आप कह रहे हैं। हाँ, वही सब है, वही सब है, उसमें कोई इफ एंड बट वो नहीं है। 4-5 कौन से हैं? वो आप इनसे जानते हैं। अलग अलग से पूछिएगा। नहीं, आप ये सब जानते हैं, हमारे 4-5 लोग दर्शक कौन जानते है जो भाड़े के हैं। ये राज की बात उनके लिए राज नहीं है। राज नहीं है। ये सब जानते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, सब भाड़े के बुद्धिजीवी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, कुल मिला के बैसाखियों से जो है किसी व्यक्ति को खड़ा करके आप चला तो सकते हैं, लेकिन उसको मैराथन नहीं दौड़ा सकते, ओलंपिक में नहीं भेज सकते हैं। और एक व्यक्ति जिस तरीके से वो एकलव्य, और बात किसकी कर रहे थे वो देखिए, मेरी सदा बिल्कुल सर्वथा आपत्ति है।
मनुस्मृति यहाँ पर किस हिंदू घर में रखी दिखाई पड़ती है? आपके घर में हर्षवर्धन रहती है? आप तो प्रयागराज के मतलब जो है बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं। ये आपने कहा तो मैं इस पे बता ही दूं। मनुस्मृति 3-4 साल पहले मैं लेकर तब आया जब इस देश में एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर मनुस्मृति के ऊपर जूता रख रहा था, मनुस्मृति को सिगरेट जलाकर उसी सिगरेट से आग लगा रहा था, मनुस्मृति के नाम पर ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही थी, मनुस्मृति के नाम पर संविधान से उसकी तुलना की जा रही थी। लेकिन ये कोई भी मनुस्मृति से तो देश नहीं चलता है, हिंदू परिवारों में कोई मनुस्मृति से नहीं, हमारे यहाँ रामायण होगी, रामचरितमानस होगी, भगवत गीता होगी, पुराण होंगे, नहीं व्यवहार में। लेकिन मुसलमानों के यहाँ तो शरिया शरीयत से सब चल रहा है। और कांग्रेस ने जो वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शाहबानो प्रकरण, तो मुसलमानों को एक अलग से दे दिया, तो उनके लिए एक शरीयत जरूर बना दी। मैं वही कह रहा हूं ना कि आखिर देश को तोड़ने वाले प्रावधान कौन से हैं? कौन सा धर्म ग्रंथ आपके लिहाज से जो प्रैक्टिकली जमीन पर लागू है और व्यवहारिक तौर पर समाज को तोड़ रहा है, विखंडित कर रहा है, उस पर क्या एक शब्द बोला जाएगा? एक तरीके से बचपन में बच्चियों का ब्याह कर दिया जाए, 4-4 शादियां कर दी जाए, बच्चियों को जायदाद में कोई हक न दिया जाए, वक्फ कर दिया जाए, इस तरीके के जो शरिया कानून जो यहां पर वाकई लागू हैं उस पर बात की जाती तो मैं मानता कि चलो कोई बात नहीं। कितना झूठ ये व्यक्ति बोलता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप बलात्कार करके खुले घूमिए, ये मनुस्मृति में लिखा है और यूपी में मनुस्मृति लागू है। कितनी शर्मसार करने वाली बात है ना। कुछ भी बोल के आप जा सकते हो। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं वो, ठीक है, जब हारे थे तो आशंका से भाग गए थे वायनाड, लेकिन अब तो फिर से आ गए हैं। कम से कम थोड़ा तो शर्म करना चाहिए। हम लोग गोमूत्र वाले इलाके ने जिता दिया उनको, जो कह रहे थे ना कि गोमूत्र पीने वाले इलाके से जो है, जो उनकी पार्टी के उनके दल के लोग कहते थे। तो इसने एक बार फिर से पूरी कांग्रेस पार्टी और उसकी बौद्धिक क्षमता को सबके सामने उजागर कर दिया है। राहुल के बाद प्रियंका आएंगी तो दोनों भाई बहन बहुत मारक हो जाएंगे, इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जानी चाहिए, बिना संकोच की जानी चाहिए। संविधान के दायरे में कैसे आईना दिखाया जा सकता है, संविधान के दायरे में कैसे अपनी बात कही जा सकती है, संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश कैसे आगे बढ़ेगा, और जिस विकसित भारत की हम लोग बात कर रहे हैं 75 से 100 वर्ष की यात्रा कैसे होगी, उस पर वो पूरी तरह से टिके रहे। और हमला भी किया तो उसी के दायरे में किया, उसी के, जिसको कहते हैं ना कि इर्द गिर्द एक व्यूह रचना रचकर किया। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो संविधान की मर्यादा पूरी तरह से पालन करते हुए उन्होंने इस भाषण में, और देश उम्मीद कर रहा था कि राहुल और प्रियंका और दूसरे विपक्षी नेता भी इसी पर टिके रहेंगे। अब वो अखिलेश यादव और प्रियंका, उन दोनों में तो होड़ लगी हुई थी कि कौन मुस्लिम रहनुमा बन जाए, कौन कहानी बढ़िया सुनाए। और हमें तो लगता है इसी तरह से रहेंगे तो जल्दी ही इनके बीच में कुछ बड़ा टूटन वाला मामला होने जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो अखिलेश यादव ने शुरुआत कहां से की वहां से देख लीजिए ना। अखिलेश यादव ने कहा कि जो है विपक्ष, पहले राजनाथ जी बोले और उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो पहली स्पीच दे रही थी, मेडन स्पीच, प्रियंका जी बोली है। अब मुझे बोलने का मौका मिला, मतलब मुझे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और 4 बार के सांसद को, ठीक बात है, बोलने का मौका मिला। मैं यही कह रहा हूं ना कि विपक्ष की रणनीतिक भूल, जिस समय हमारा संवाद थोड़ा सा दूसरी जगह पर गया, तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि विपक्ष की रणनीतिक भूल यह थी कि वहां पर अखिलेश यादव से ही शुरुआत करवा नहीं सकते थे। क्यों नहीं करवा सकते थे आप भाई? और ये आपके गठजोड़ के लिहाज से भी अच्छा होता है। और नहीं, मैं मानता हूं कि आप अगर यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके लिहाज से भी अच्छा होता है। और बिल्कुल अच्छा। हम तो, मैं सच बता रहा हूं, बतौर पत्रकार, बतौर भारतीय नागरिक, मैं बार बार चाहता हूं कि अपोजिशन ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वो मैं बैठ के नहीं कर पाऊंगा ना। मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूं उस पर। और इसीलिए मेरी ये कामना होती है कि कम से कम विपक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, और एक अवसर था उनके सामने, एक स्वर्णिम अवसर था जिसको उन्होंने न सिर्फ खोया है, बल्कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये मौका दे दिया कि जो अब तक उन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया हुआ था कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया। आपको याद होगा हर्षवर्धन जी, पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी बंदर और सांप वाली। आपको लगा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण उसी तरीके से किया है? रगड़ रगड़ के उन्होंने कैसे धोया है। और अच्छा, खास बात यह है, आप एक चीज देखिए, शुरू के 15 मिनट उन्होंने पूरा संविधान से कैसे उन्होंने विकास और देश को एकाकार किया, उन योजनाओं से जोड़ा। जो बात आप कह रहे थे हर्षवर्धन, बिल्कुल सही कह रहे थे कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात की। और यहां तक
जब उन्होंने हमला बोला तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कब कब संविधान का उन्होंने अपमान किया और संविधान से अलग नहीं हटे वो। एक बात मैं कह रहा हूं और इसको लोगों को सोचना चाहिए जरा। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बनी हुई पार्टी थी। नेहरू जी ने गांधी जी की सरपरस्ती में, उनकी छत्र छाया में उसको सत्ता आंदोलन वाली पार्टी में बदला, और जब गांधी जी नहीं रहे तो पूरी तरह से उसको नेहरू वंशावली के पोषण भरण का जरिया बना दिया। किया ही उन्होंने पूरी तरीके से। ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। नहीं, ये सत्य भी इस है। पर बात होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और यहां जाके लगता है जब कोई कहता है ना कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, ठीक है, हम भी लोकतंत्र मजबूत मानते हैं, लेकिन वो एक परिवार क्यों मजबूत रहे लोकतंत्र के नाम पर? और राहुल गांधी जैसा नेता कैसे मजबूत रह सकता है? वो जिस व्यक्ति को 20 साल हो गए सदन में, जो व्यक्ति कांग्रेस की पूरी ताकत, पूरी क्षमता लगाकर 2-2 यात्राएं कर चुका हो, और आज भी संविधान के 75 वर्ष होने पर वो ये बात नहीं कर पा रहा हो कि संविधान क्या है, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, भेद, अलग अलग तरह के वाद, उन सब समस्याओं पर कैसे आगे जा सकते हैं, उसकी कोई बातचीत नहीं। अब सोचो ना कि एकलव्य की एक कहानी सुनाने में, वो भी झूठी कहानी, प्रतीक और बिंब जो होते हैं ना, उनसे आप तब बात करें। मैं बार बार कहता हूं कि कुल मिला के जो है, अगर आप वीरेंद्र सहवाग हैं तो आप राहुल द्रविड़ बनने की कोशिश मत कीजिए। खैर, आप तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब टीम 11 में चुने जाने लायक नहीं हो, आपको कैप्टन बना दिया गया है। और मैं किसी नफरत के तहत बात नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई घृणा है, मुझे कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन देश का नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर करे, उसको खड़े होने के लिए मजबूर करे और उस पर एक दबाव बना सके। लेकिन किया क्या? राहुल गांधी ने पूरा इस तरीके से, मतलब मैं माइनस मार्किंग इसीलिए कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरा संविधान का नैरेटिव ध्वस्त किया है, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद जो उन्होंने एक बात कही थी मोदी ने कि संविधान तो इनके मुंह से अच्छा ही नहीं लगता है, तो कुल मिलाकर अब इस पर बात करने का बहुत ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, मुझे ये लगता है। अब लेकिन इस बात को हम लोग अगली खबर की तरफ जाएं, उससे पहले 11 संकल्प मोदी जी ने दिलाए हैं। बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक जीवन में तिरस्कार किया जाए। तो ये हम लोग भी उम्मीद अब करेंगे कि ठीक है, मजबूरी में सही आपने जिसको जिसको ले लिया हो, लेकिन आज जो आपने 75 वर्ष होने पर सदन में ये संकल्प लिया है, तो इन संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चुनने में और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यों में भी सरकारों पर इसे पूरी तरह से लागू किया जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब आपने संसद के भीतर 11 संकल्पों का एक पूरा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है, तो उस कसौटी पर सबसे पहले आप ही परखे जाएंगे। और जो आपने वंशवाद की भी बात की है कि उसको भी खारिज किया जाए, परिवारवाद की भी बात की है, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के अंदर भी परिवारवाद, आपकी परिभाषाएं दे देने से कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन उस परिवारवाद को भी देखना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये अच्छे संकल्प हैं, लेकिन खुदरा मियां फजीयत, दूसरों को नसीहत नहीं हो सकता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर सबसे पहले आपको खुद लागू करना और पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की ये जो स्ट्रेंथ रही, ये जो 4 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री वो हो गए, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उस सब को उन्होंने पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी में ढेर सारे ऐसे जिसको कहें कि सीधे सीधे वो कलंक के तौर पर दिखते हैं, धब्बे के तौर पर दिखते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन देश पर एक बड़ा जो कहें कि वो धब्बे जैसा दिखने लगा है, ये जॉर्ज सोरोस जिस तरह से भारत के भीतर गड़बड़ियां करने की कोशिश कर रहा है, वो तो खुलेआम ये कह रहा है कि ये वाली डेमोक्रेसी हमें पसंद नहीं, वो अपनी वाली डेमोक्रेसी ले आएगा। और इसमें क्या हुआ कि फोरी नेहरू से लेकर और सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक भाजपा ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। नहीं, फोरी नेहरू वाला मैंने पिछली बार भी आपसे चर्चा की ही थी भाई, कि उस सोनिया गांधी जब गई हैं मिलने जॉर्ज सोरोस से, फोरी नेहरू थी कौन? उनकी बहन ही थी ना। और कुल मिला के बीके नेहरू की पत्नी थी, जो प्रख्यात, मतलब उनके कजिन थे जवाहरलाल नेहरू के। उस समय वो मिलने गई जब 2009 में सरकार होती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। तो संबंध जो है वो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, मतलब रक्त का संबंध भी थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, मतलब पारिवारिक संबंध भी दिखाई पड़ रहे हैं ना। और जॉर्ज सोरोस ने जिस तरीके की चीजें कही, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन दिक्कत यहां पर मुझे तब होती है कि जो बात एक विदेशी पूंजीपति कहता है, वो बात देश का नेता प्रतिपक्ष कहता है। ये इसमें मुझे दिक्कत है। अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो,
तमाम जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनको भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जा सकती, उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाए जाने चाहिए। लेकिन संसद में आप एकलव्य के अंगूठे को भी अडानी से जोड़ दो। अरे यार, मतलब कहीं तो कोई सीमा होती है। क्या कर रहे हो, कहीं कोई तर्क होता है? देखिए फिर वही जाएंगे। हमको लग रहा है आज का एपिसोड अब अभय मुद्रा में अंगूठा काट दो। पहले तो हम डर गए थे, कहीं पिछली बार नहीं दिखा पाए थे, इस बार कहीं वो अलग अलग धर्मों की अभय मुद्रा की फोटो न ले आए। हालांकि फोटो ऐसी होती नहीं है, लेकिन ले आते तो बड़ी मुसीबत हो जाती, मतलब उनके लिए हो जाती। बिल्कुल, हम लोग लिए पता नहीं उनको अपना मान के ना उस तरह के फतवे जारी होते। लेकिन ये संकट बड़ा है। जॉर्ज सोरोस जिस तरह की भारत के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है, उसमें अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगे तो जरूरत क्या थी कि उसका स्पष्टीकरण आता। उसको कैसे एक, जिसको कहें कि खारिज करने के लिए आप तर्क तथ्य देते, हुआ उल्टा। हमलावर हुए, उठ पटांग बातें करने लगे। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की पूरी आईटी सेल गाली गलौज पर उतर आए, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए। और आज तक ये स्पष्ट नहीं है कि एफडीएल एपी की को प्रेसिडेंट वो कब थी, वो अभी है या नहीं है, उन्होंने वहां की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है या नहीं दिया है। यानी सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से सोनिया जी का क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता था और क्या रिश्ता रहेगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई। और तब जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हाईएस्ट क्या डिग्री ऑफ ट्रेटर, क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था संबित पात्रा ने, ये नेता प्रतिपक्ष के लिए आज तक कभी नहीं हुआ। मेरा ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी को इसके खिलाफ आना चाहिए था, वो नहीं आए। और अभी जो एक के बाद ये अभी जिसको कहे कि हम लोग अभी शाम को ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सुबह भी भारतीय जनता पार्टी ने सोरोस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिंक पर फिर से हमला बोला है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब उत्तर नहीं आ रहा है। देखिए, कुल मिला के हुआ क्या कि लोकसभा चुनाव के पहले से और तमाम विषयों पर हर चीज में अडानी 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 आता रहा। अडानी के बाद सारी सीमाएं क्रॉस कर दी राहुल गांधी ने, जब संसद के अंदर किसी को अडानी बना दिया, किसी को मोदी बना दिया। मतलब मिमिक्री कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये जो मतलब नेता प्रतिपक्ष के लिए थोड़ी सी गंभीरता चाहिए। कल भी वो मोबाइल देखने लग गए थे ना, आपने देखा था। और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसके बाद वो चल के चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता। प्रियंका गांधी वहां बैठी रही, आप कह रहे हैं कि तुलना ना करें। प्रियंका बैठी तो नहीं, कम से कम चौथी रो में थी, बैठी तो थी वो कम से कम। थोड़ा सा मुझे सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। नहीं, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर कोई किसी के प्रति नहीं है हर्षवर्धन, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मैं उनको ज्यादा कड़ी कसौटी पर परखूंगा और वो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। मुझे बस बात यही लग रही है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये सब राजनीति उन्होंने शुरू की, उसके बाद अब जब सोरोस का मुद्दा आया है, तो जो उनकी कामना, जो उनकी इच्छा थी कि इस मुद्दे पर सरकार से तो वो चाहते हैं कि स्पष्टीकरण दे, जिसका कोई आधार अभी तक नहीं वो दे पाए हैं, सिर्फ आरोप ही तो हैं। लेकिन यहां पर कुछ कागजात, दस्तावेज किए गए हैं। और दूसरी बात है कि विदेशी फंडिंग, और उसमें आपके लोग जो है वहां पर, मतलब आपकी माता जी वहां पर जो है उसकी मतलब सदस्य हैं, को प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कम से कम आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो सोरोस का, इनकी तो जाने दो, लेकिन जो तमाम सोरोस पुत्र हमारी बिरादरी में आ गए हैं, सोरोस की संतानें, ये जो सोरोस संतानें हैं, इनके मैं बड़ा दिलचस्प है। कल में क्या हुआ कि जब लाइव वाइव करने के बाद जब बैठा तो देखा, मैंने तमाम थंबनेल देख लिए। उसके बाद मैंने देखा कि 10 साल में कम से कम 1000 बार जो है मोदी को हटा चुके हैं लोग। और मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी इन पर भरोसा करते हैं और राहुल गांधी की पूरी टीम भी यही सोच रही है, तो समझ लो फिर कि उनकी जमीनी हकीकत क्या है। नहीं, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया था, मसल बड़े दिखा रहे थे वो हाफ टी शर्ट में, जो मछलियां चमका रहे थे बहुत ज्यादा। ये आपने अच्छा याद दिला दिया। मतलब कुल मिला के वो ऐसे ऐसे करके जो है ना, तेलंगाना की विधानसभा में बस बीआरएस के विधायक जब वहां टी शर्ट पहनकर अंदर जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। रेवंत रेड्डी की सरकार ने उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया। और यहाँ राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रतिदिन, और हम तो कभी कभी लगता है नहीं कि कहीं मर्चेंडाइज कंपनी तो नहीं बन गई कांग्रेस पार्टी की, आज ये लोगो बनवा लो, आज ये बनवा लो, आज ये झोला छपवा लो, आज ये कर लो। मतलब विचित्र सी स्थिति है। नहीं, मैं तो वही देख रहा था, कुल मिला के बढ़िया मॉडलिंग कर रहे थे। वो बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ, उनका व्यक्तित्व सुदर्शन जो दिखाई पड़ रहा था आज की तारीख में, बिल्कुल किसी यूरोपियन फिल्मों के हीरो लग रहे थे, बिल्कुल विदेशी फिल्मों के हीरो टाइप के लग रहे थे। देश के मतलब नेता के लिए उनकी लड़ाई, दिखते तो अच्छे हैं। मैं एक कहानी आपको सुना दूं, शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता में थोड़ी नहीं। मैं आपको कहानी सुना दूं छोटी सी, सुना ही दीजिए, आप मानेंगे। मैं यूपीए सरकार थी, मीरा कुमार, नहीं मीरा कुमार नहीं, मतलब संसद की कहानी तो बड़ा नहीं, मीरा कुमार थी विधानसभा
नहीं, सोमनाथ चटर्जी थे विधानसभा सोमनाथ अध्यक्ष, जी, यूपीए 1 की बात है, लोकसभा अध्यक्ष। प्रभुनाथ सिंह होते थे ना जेडीयू वाले, सांसद। उन्होंने क्या हुआ कि ये शिवराज पाटिल गृह मंत्री होते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, लगता था कि कपड़े पहन के उनको जो है आयरन में डाला गया है, मतलब प्रेस होता था, कहीं सिकुड़न नहीं होती थी। हाँ। तो उस पर जो है चर्चा हो रही थी, आतंकवाद बिल्कुल अपने चरम पर था। तो प्रभुनाथ सिंह ने कहानी सुनाई, उसको हटा दिया गया संसद की कार्रवाई से। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहानी सुनाई कि उनके यहाँ सोनपुर में एक बड़ा मेला लगता है, तो वहां पर 3 तरीके की गाय थी एक जगह। तो एक आदमी गया, बोला कि ये गाय कितने की, ये गाय कितने की, ये गाय कितने की, एक 5,000, एक 10,000, एक 15,000। तो बोले अच्छा, ये 5,000 वाली, बोले नहीं दूध नहीं देती है और मारती है। 10,000 वाली, बोले दूध नहीं देती है लेकिन मारती नहीं है। तीसरी, बोले ये दूध देती है लेकिन मारती भी है। तब तक एक देखा, बहुत सुंदर गाय खड़ी, बोले ये कितने की, बोले 20,000 की। बोले अच्छा, ये लगता है दूध भी देती और मारती भी नहीं, बोले नहीं, ये सिर्फ दिखती अच्छी है। तो कुल मिला के जो दिखने वाली बात है ना, जो प्रभुनाथ सिंह ने जो कहानी सुनाई थी, तो ऐसी गाय नहीं चाहिए कि जो दिखे अच्छी और दूध भी ना दे और सींग ना मारे। सींग मार ले भैया, लेकिन दूध तो दे यार। तो मुझे लगता है कि वो कहानी उस समय तो एक्सपेंस कर दी गई थी लोकसभा की कार्रवाई से, हम लोग वहां से बैठे थे, हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। लेकिन अभी जो स्थिति मुझे दिखाई पड़ी, सोनपुर की ऐसी गाय नहीं चाहिए कि जो ना दूध दे ना सींग मारे, सिर्फ दिखे अच्छी। फिर मैं कह रहा हूं कि लोकसभा में और सरकार में जिसकी जो भूमिका है, वो भूमिका का अगर वो निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको ढोने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी सरकार को ढोने की आवश्यकता है। और रेवंत रेड्डी की आपने चर्चा की, तो इसके साथ में अल्लू अर्जुन को भी लाना पड़ेगा मुझे। कैसे उन्होंने पहले क्या किया, देखिए क्या हो रहा है, किस दबाव में है। एबीवीपी का गया हुआ व्यक्ति है वो, उसने पहले जो बतुकंबा हटा के देवी के हाथ से, वो पूरी तरीके से उनके हाथ में जो है, मतलब दूसरा वो वरद मुद्रा कर दी, कांग्रेस का वो कर दिया। और साथ ही अल्लू अर्जुन को जो है, मतलब इसलिए क्योंकि उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी उनके आदर्श हैं और मतलब नहीं, वैसे मेहनती हैं। अल्लू अर्जुन पवन कल्याण के भतीजे लगेंगे मेरे ख्याल से, उस ट्री में जो उनकी फैमिली ट्री है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। फैमिली बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी चिरंजीवी, बहुत पवन बड़ा कल्याण, परिवार, नागार्जुन, अल्लू अर्जुन, कितनों के नाम लेंगे बहुत भाई बड़ा आप। परिवार है और बहुत प्रभावी परिवार है। हाँ। हो सकता है कि उनको डर लग रहा होगा कि कहीं तेलंगाना में कोई उसका प्रभाव पड़ने लगे और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को एक समर्थन मिल जाए, तो वो भी एक वजह होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी बात कर ले, ये ठीक बात है, अल्लू अर्जुन की इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं तो वो शाहरुख खान की फिल्म के प्रीमियर पर हुआ था, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, तब भी एक भगदड़ में एक जान चली गई थी। अब मूल बात पे आते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करें। पहली बात तो, क्या न्यायाधीश जिसने पहली गिरफ्तारी की बात की होगी, उसको ये नहीं समझ में आया कि भैया भगदड़ हो गई तो उसमें उस अभिनेता का क्या दोष है, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए था। और दूसरा, एक ही दिन में 6 घंटे के भीतर फिर जमानत मिल जाना, फिर प्रशासन रात भर नहीं जमानत देता है, तो ये भी देखने की बात है कि अल्लू अर्जुन तो इतने ताकतवर हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, उन्होंने ये कर लिया, सामान्य व्यक्ति क्या करता? कुछ नहीं करता वो बेचारा। चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो दिक्कत है ना कि कुल मिला के संविधान पर जब चर्चा हो रही थी ना, तो इस पर बात होती कि भाई आपने न्याय संहिता बना दी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वाकई जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसको न्याय कैसे मुहैया हो पाए, सुलभ हो पाए, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। यही तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष जो लैग कर रहा है इन सब मुद्दों पर ही बात करके, और तमाम ऐसे उदाहरण थे। आपने सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति के तहत कुछ सेलेक्टिव घटनाएं आपने दी। आप एक दर्जी की बात करती हैं, लेकिन कन्हैयालाल दर्जी फिर आपको नहीं याद आता है। दर्जी तो कहेंगे तो देश को कन्हैयालाल दर्जी। मैं वही कह रहा हूं ना कि मतलब भाई, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रियंका जी भी, मतलब वो क्या बोल के गई, क्या कुछ। मैंने आपसे कहा पहली स्पीच का सिर्फ उनको मैं वो दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में भाई बहन दोनों माइनस मार्किंग में जाएंगे। मैं अभी आपको कह दे रहा हूं। आप बड़ी जल्दी, मतलब नहीं, मैं चूंकि देख चुका हूं ना, रायबरेली अमेठी में सबको प्रचार करते देख चुका हूं, सबको बात करते देख चुका हूं। देखिए, एक बात समस्या यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी तमाम नेताओं के साथ दिक्कत हो गई है कि जो सत्ता में लगातार रह लिए हैं, वो अपने आप को बिल्कुल राजपुत्र समझने लग गए हैं। लेकिन ये तो वाकई राजपुत्र है ना। तो वो जो ब्लू ब्लड सिंड्रोम है, वो इस परिवार में है। वरना आप बताइए ना, मोदी की तो आप बात जान दीजिए कि भारतीय, वो लगातार संगठन की बैठक, अमित शाह मतलब ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष के साथ में मीटिंग कर लेता है वो बंदा। मुलायम सिंह यादव थे, वो रोज मीटिंग करते रहते, सत्ता में रहे ना रहे। लेकिन राहुल गांधी ने संगठन की बैठक कब की है, जरा मुझे बता दीजिए, पिछले कुछ समय में।
तो संगठन को लेकर भी कुछ काम करना पड़ता है ना। मायावती संगठन को पूरी तरीके से छोड़ दिया तो क्या हो गया? करेगी तो हम लोग इतनी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस जो दूसरा काम कर रही जो चिंताजनक है, देश को जानना चाहिए कि ये प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से था कि संविधान पर बहस होना चाहिए और सरकार ने उस चर्चा को माना। 2 दिन अभी लोकसभा, शुक्रवार शनिवार, और अभी जब हम लोग ये शो खत्म करेंगे कल सोमवार छोड़ के, और मंगलवार बुधवार को चर्चा होगी राज्यसभा में। अब ये सवाल है कि जब इतनी बात सरकार मान सकती है तो फिर सदन क्यों नहीं चलने देते? और सदन जब नहीं चलता है तो इनको लगता है कि चलो जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। जहां तक पार्टीजन मैनर की बात है तो पहले लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर से लेकर 3 बार ये कोशिश हुई, कभी ये हो नहीं पाया, इस बार भी नहीं हो पाएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव लाना, खड़गे जी का कहना कि मैं मजदूर का बेटा हूं, धनखड़ जी का कहना मैं किसान का बेटा हूं, सदन कुछ अपनी मर्यादा से नीचे नहीं जा रही है। वो भी उच्च सदन, और वो भी उच्च सदन, वो भी उच्च सदन बिल्कुल निश्चित तौर पर जा रहा है। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि सदन चलने देने में समस्या, जानते हैं क्या आ रही है? अब जो मुझे समझ में आया संविधान पर चर्चा में, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे नहीं है, या मुद्दों को वो जिसको कहें कि आर्टिकुलेट तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से वो रख नहीं पा रही। नहीं रखेगा तो तब जब कन्विक्शन से आप जुड़े होंगे। आप सोशल मीडिया की तरीके से अगर सदन में चलाना चाहते हैं कार्यवाही तो वो नहीं चल पाएगी ना हर्षवर्धन। वहां पर तो आपको तथ्यों के साथ में और कैंडिड होना पड़ेगा ना। आपने कुछ भी बोल दिया हिट एंड रन करके नहीं भाग सकते, ना सरकार ना विपक्ष। बेहतर तो ये होता, मुझे बार बार याद आता है कि जब यूपीए की सरकार थी और जब सदन नहीं चल पाता था तो सबसे ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री खुश होते थे, चाहे पवन बंसल रहे हो, कहते थे अच्छा हम लोग को जवाब नहीं देना पड़ेगा। नहीं, आपको अगर याद हो, राजीव शुक्ला ने बाकायदा जाके लोकसभा अध्यक्ष, उस वक्त चेयर पे कौन थे मुझे नहीं याद आ रहा, उनके कान में जाके कहा, लोकसभा नहीं राज्यसभा में, कि अब इसको पूरे दिन के लिए स्थगित कर दीजिए। हामिद अंसारी थे, तो ये पूरी तरह से इसको कर दीजिए। तो ये राजीव शुक्ला ने कान में जाके बोला था, बड़ी चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से 2012 का मसला रहा। तो कांग्रेस के समय में भी सदन, लेकिन सदन नहीं चलती तो मुश्किल होती है। और फिर आप जब अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये कोशिश करते हैं कि एक एजेंडा अपना, और उसमें फिर लगता है कि बस वो सोरोस वाला कहीं हावी ना हो जाए, तो इसलिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। जो पार्लियामेंट का मूल मकसद है, लोकसभा हो या राज्यसभा, कि वहां डिबेट हो, चर्चा हो, वो बिल्कुल नहीं हो रही, ये ज्यादा दुर्भाग्य। हाँ नहीं, देखिए मैं विपक्ष की एक बात से सहमत हो सकता हूं, चाहे पहले ओम बिरला रहे हों या अभी जगदीप धनखड़ रहे हों, ये पार्टीजन तो थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। मीरा कुमार या सोमनाथ चटर्जी जब होते थे लोकसभा स्पीकर, तो राहुल गांधी को अचानक स्पेशल मेंशन के लिए अचानक हम लोग के पास मैसेज गिरता था कि मात्र सांसद ही तो थे, तो वो भी होते थे। तो लेकिन वो ना सही था, मैं इसको भी सही नहीं ठहरा सकता हूं। यहां तक तो बात ठीक है, सब चीजें उठाएं, लेकिन जिस तरीके की भाषा वहां पर इस्तेमाल हो रही थी, पहले आपने कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री की एक सीजन में, तब राहुल गांधी उनका खींच मेरा फोटो कर रहे थे, है ना, और अभी आज की तारीख में वो लाया जा रहा है प्रस्ताव। तो देखिए, एक पॉलिटिकली अगर मैं कहूं तो ये इंडिया ब्लॉक का एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक थोड़ा स्मार्ट मूव था, क्योंकि कम से कम तृणमूल जो अलग हो गई थी अडानी मुद्दे पर, वो इस मुद्दे पर इसलिए सामने आई क्योंकि भैया इतना धनिया बोया हुआ था बतौर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने वहां पर पश्चिम बंगाल में, वो भी इस मुद्दे पर साइन करके चली गई। लेकिन देखिए, ये सिर्फ राजनीति हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उच्च सदन को लेकर इस तरीके की जो हो रही है, लेकिन खैर चलिए, मैं मानता हूं कि 2 दिन अब ये जो चर्चा होने जा रही है, लोकसभा की तरह निराश ना करें, ये अपेक्षा कर सकते हैं, शायद हमें भी कुछ देखने, सीखने और सुनने को मिल जाए। और मैं आपको एक बार बता दूं, हम लोगों ने भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुनते, देखते, कवर करते करते पता नहीं कितनी राजनीति, कितनी चीजें सीखी हर्षवर्धन। नहीं, और ये नए सांसदों के लिए, पत्रकारों के लिए, देश के लोगों के लिए संसद की कार्रवाई उसका भी एक जरिया होती है। और जब आप उसमें उस तरह की चीजें, गंभीरता नहीं होती है, जो अच्छे तथ्य होते हैं वो नहीं आते हैं, संदर्भ नहीं मिलते हैं। अब प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषण की शुरुआत ही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के संदर्भ किससे करते हैं, और वहां वो दर्जी और दर्जी का बेटा आता है। तो दोनों में बड़ा मतलब फर्क है। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बताते हैं, रक्षा मंत्री जी आपको बताते हैं कि संविधान किसी एक का नहीं है, संविधान ने किस तरह से दिया है, एक परिवार उसको समझता है। दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, अभय मुद्रा, द्रोणाचार्य, एकलव्य, मतलब बड़ा जिसको कहें कि मुश्किल होती है। और आज हम लोग घूम घूम के इसी पर आ रहे हैं, क्योंकि देश में इससे जो ये द्रोणाचार्य, एकलव्य की कहानी जैसा है ना,
तो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वर्गों में हमेशा विभाजन की कोशिश होती है। अब वो कोशिश सोचिए, महाराष्ट्र में बड़ी कोशिश हुई थी, लोकसभा में वो कामयाब हुए थे। अब महाराष्ट्र में आज कैबिनेट ने शपथ ले ली है, देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, बढ़िया सबने शपथ ले ली, सब लोग उसमें शामिल हो गए, नागपुर में बढ़िया अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसके पहले की घटना सोचिए, परभणी में बिना किसी जायज वजह के, और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कल्ट बनाने की कोशिश है ना, ये खतरनाक है। ये कुछ हद तक इस्लामीकरण करने की कोशिश है अंबेडकर के अनुयायियों की, इससे बचना चाहिए। वहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी थी, उनके सामने शीशे के ग्लास, एक शीशे के बॉक्स में संविधान रखा हुआ था, उस पर किसी ने पत्थर मार दिया। उसमें एक गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद लाठियां लेकर, डंडे लेकर ढेर सारे जो वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़े लोग थे, दूसरी पार्टियों के लोग थे, उन्होंने गाड़ियां तोड़ी, सब कुछ किया। अच्छी बात यह कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत आयरन हैंड से एक तरह से उसको रोका, वो दंगा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये कितना खतरनाक है कि हर जगह विभाजन कराने की कोशिश, हर जगह ये प्रयास कि किसी भी तरह से दो वर्ग लड़े और राहुल गांधी को सदन में भाषण देने के लिए हो जाए। तो वो द्रोणाचार्य क्लब इसीलिए तो वो कर रहे थे, बिल्कुल दर्जी वो इसीलिए तो कर रहे थे। कोशिश तो मैं यही कह रहा हूं ना कि बात आप कर रहे हैं कि देश तोड़ने का आरोप किसी और पर लगा रहे हैं, लेकिन इस संविधान पर जब बहस हुई और जो कृत्य जमीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, उससे पूरी तरीके से लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि कौन वाकई समाज विभाजन करना चाहता है, कौन मूर्ति भंजक लोग हैं, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जब अगर आप चर्चा करें तो बात फिर संभल तक भी आएगी। नहीं देखिए, संभल तो मुझे लगता है ना कि कई बड़े संदर्भों को लेकर आएगा। वही मैं कह रहा हूं, न्यायालय के निर्णय के सामने पत्थरबाज, फिर दंगे वहां कब कब हुए, कैसे कैसे हुए, कैसे वो हरिहर मंदिर, वहां का कुआं, कैसे हिंदुओं की आबादी घटने लगी। लेकिन अब जो ये मंदिर निकला है, ये तो कमाल है। मतलब 1978 के बाद से वहां पूजा होनी बंद हो गई, वहां दीवार हो गई, वहां मिट्टी गिर गई, अब वो पुलिस को जाके उसे खोजना पड़ रहा है, साफ करना पड़ रहा है, तो बड़ा विचित्र है। जानते हैं हर्षवर्धन, मैं अभी क्या हुआ कि अभ्युदय पढ़ रहा था नरेंद्र कोहली जी की जो राम कथा जो उन्होंने लिखी है, उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जब शासक जो है ना, या शासन सही ना हो तो जनता जो है वो लेजी हो जाती है, निरुत्साही हो जाती है, अति सहिष्णु हो जाती है और कायर हो जाती है। जनता कायर नहीं होती है। ठीक बात। समस्या यहाँ पर यह है ना कि हर चीज को जो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, हिंदुओं की सदाशयता को, सहिष्णुता को जो कमजोरी माना गया, और जिस हिंदू पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इस तरीके से बात पहले नहीं करता था, लेकिन जो चीजें निकल रही हैं, जो सामने आ रही हैं, आप जरा देखिए ना कि क्या स्थिति है। नहीं बिल्कुल। और जिस फ्रॉड सेकुलरिज्म की कई बार बात होती है, उस फ्रॉड सेकुलरिज्म का ये बड़ा उदाहरण है। और कई बार ये भी कहा जाता है ना कि क्या फर्क पड़ता है डेमोग्राफी बदल जाने से, क्या फर्क पड़ता है किसी भी जगह जनसंख्या बदल जाने से, इसका भी एक बड़ा प्रमाण ये संभल है। अब देखिए, और वहीं पर आप देखिए ना कि बात सिर्फ ये नहीं कि मंदिर तो निकला ही है, लेकिन कैसे मस्जिद के ऊपर केबल काट कर वहां से पावर हाउस बना दिया गया था, चोरी भी की जा रही थी। तो जो एनार्की जो बढ़ती है ना, समाजवादी पार्टी के लोगों का क्या हम कहें, वो कह रहे हैं कि अब क्या डीएमएसपी का काम है कि वो बिजली की चोरी पकड़ेंगे। अच्छा, खास बात जानते हैं क्या कमाल है। नहीं हर्षवर्धन, खास बात है कि समाजवादी पार्टी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वहां पर जो संभल में, मतलब मैं अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखूं तो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखूं तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वहां पर जो है, जो उनका मूल वोट बैंक है यादव जी, यादव समाज की ही पूरा जो है वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो अदावत हुई थी जो शुरुआत में हुई थी। तो वो भी पता नहीं, मतलब ये किस गलतफहमी में कहां पर जाते चले जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहां तक जाएंगे, कहां तक गिरेंगे। और संभल ने सिर्फ एक, मतलब वो मुद्दा नहीं आया, उसके जरिए जो तीन जो मसले सामने आए हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में पूरी राजनीति, पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा वक्तव्य है। लेकिन सब आखिर में तो दिल्ली आना ही पड़ेगा। प्रिय केजरीवाल जी पर बात करनी पड़ेगी। सूची भी आ गई है, उनकी भी 2 सूची आ गई, अब तो 3 आ गई, एक और नाम उन्होंने घोषित कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने भी 21 प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो अब चुनाव कैसे दिख रहा है, क्या कुछ दिख रहा है, मुद्दे वगैरह हैं? देखिए, मुद्दे उस पर तो आऊंगा, लेकिन जो सर जी, मतलब राहुल गांधी कभी उनसे तुलना नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी उनसे सीख रहे थे ना 2013 से, 11 साल तो हो गए, कभी नहीं सीख सकते हैं। गजब है भाई केजरीवाल जी, मतलब ओझा सर तो मतलब जो है सिर्फ बोझा ही हैं।
असली खेल तो केजरीवाल सर का है। हाँ। बोले कि लाडली बहन योजना हमारी है, कल उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने। बोले लाडली बहन योजना, तो उसने पत्रकार ने उनसे नहीं, पूछा तो एक कि शिवराज चौहान किससे जीते थे, तो बोले नहीं बीजेपी झूठ बोलती है, हमारी है, हम बता रहे हैं ना हमारी है, मैं कह रहा हूं हमारी है। नहीं, वो तो रोमिला थापर जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि पहले महाभारत है कि पहले सम्राट अशोक है कि बुद्ध है। अब बड़ा कठिन कर दिया, किसने किससे सीखा, ये बड़ा कठिन हो गया है। तो अरविंद जी भले पार्टी की आराम बनी हो, लेकिन अब वो देश को यही बताएंगे राजनीति में सब कुछ उन्होंने ही किया है। हाँ नहीं, वो तो क्या कहें, मामला बाबा साहब अम्बेडकर का है, वरना वो कहते हैं कि संविधान भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने ही लिखा है। मैं बता रहा हूँ आपको जो स्थिति ये है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, इसलिए नहीं बोलेंगे, वरना तो वो ये भी कर सकते। उन्होंने अब अचानक देखिए क्या झूठ बोलने की मशीन जो होती है ना, कि अब CAG की रिपोर्ट भी भेज दी LG के यहाँ, चुनाव आ रहे हैं ना, तो अब इसके बाद ये तमाम दावे करने शुरू कर दिए हैं। अब सोचिए कि लाडली बहन योजना जिसने भारतीय जनता पार्टी को लगातार विजय दिलाई, शिवराज चौहान जिसके जनक माने जाते हैं, अच्छा मैं कोई बहुत इसका प्रशंसक नहीं हूँ, फ्रीबीज का मैं प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जो वो श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए किस स्तर तक चीजें जा रही हैं। भले ही मुख्यमंत्री वो ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर सब जगह जो है वो डमी उन्होंने जो है ले ही रखा है, घुमा रखा है। लेकिन अब एक जो उनकी सीट है, उन्होंने अपनी सीट का ऐलान नहीं किया। हर्षवर्धन, ये डर क्यों है? उनके सामने जानते किसको खड़ा किया है? संदीप दीक्षित। क्या माँ का वो फैजल का डायलॉग था ना गंगा वासेपुर में, सबका बदला लेगा, तो संदीप दीक्षित लेगा क्या बदला? लेकिन वो खड़े होंगे, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन नहीं मैं आपको बता रहा, अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे, मुझे लग नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं। मुझे लग रहा कि वो जो कौन जो अभी उनका विधायक जो पकड़ा गया था, जो ओखला वाला जो है, अमानतुल्लाह, मुझे लगता है उस सीट पे खड़े हो सकते हैं वो। मैं सच बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस जिस तरीके से हिला हुआ है उनका। मुस्लिम वोटरों के लिए लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, और अब कहीं न कहीं राहुल गांधी और प्रियंका उस लड़ाई में थोड़ा आगे हैं। हाँ नहीं, वो तो बहुत आगे हो गए हैं, क्योंकि देखिए कुल मिला के उनको सिर्फ ये बताना है कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, और जमाते इस्लामी को भी हम साथ लेके चल रहे हैं, जिसका वामपंथी तक विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मुस्लिम समुदाय के लिए सोचने की बात है, क्या सिर्फ विरोध की बिना पर बने पाकिस्तान का हश्र आपने देखा है? उस मानसिकता का हश्र आपने देखा है क्या? अरे इस हिंदुस्तान को या भारत को बनाने में आप सबका योगदान है, सबका यहां पर मतलब योगदान रहा है। तो आप कुल मिला के इस बिना पर कि किसी को सिर्फ जमींदोज कर देना है, किसी को सिर्फ हटा देना नहीं, अपने हक के लिए बात करिए, आपको जो सुविधाएं मिल रही उन पर बात करिए, अच्छी गवर्नेंस पर बात हो तो चर्चा की जाए। और मुझे लगता है कि ये इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में सबका नुकसान हो रहा है। नहीं, तो बात इतनी होगी, और वही वोट बैंक है जो दिल्ली में तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर जो राजनीति बदल रही है, जो कांग्रेस 99 तक पहुंची है, जो कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बना लेती है, वो कांग्रेस और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। थोड़ा आत्मविश्वास तो अरविंद जी का हिला हुआ दिख रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कुछ अलग ही रणनीति बना रही है, न प्रत्याशी लेकर आ रही है, न उस तरह से चीजें कुछ समझ में आ रही, लग रहा है उनकी तैयारी कुछ अलग ही है। अब यह तो एकदम ही अलग है। और पता नहीं, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोग हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। कांग्रेस अभी उस योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 38% वोट पे विधानसभा में भी खड़ी हुई है, लोकसभा में तो खैर वो 50 चली जाती है, वो अलग बात है, लेकिन 53 और 48 के बीच में अगर वो कांग्रेस इस पर थोड़ा सा भी बेहतर कर जाती है, और देखिए मध्यम वर्ग में अरविंद केजरीवाल खत्म हो चुके हैं। दिल्ली की जो 70% से ज्यादा जो डेमोग्राफी अनियमित कॉलोनी वाली है, वहीं पर उनका वोट बैंक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं आज की तारीख में। और जो आपने कहा कि एक वोट बैंक जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोट बैंक है, उसकी बात हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी? अभी तक तो उसके किसी क्रियाकलाप से नजर नहीं आ रहा है। हो जाए, लेकिन बाकी ये है कि सोमवार को संसद में एक देश एक चुनाव भी आ जाएगा। कठिन है, थोड़ा सा व्यवहारिकता में बहुत दिखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सारे काम किए हैं जो कहा जाता था कि ये लगभग असंभव है, तो ये भी असंभव तो नहीं कहा जा सकता। अब मोदी है तो मुमकिन है, उनका नारा है, तो अब देखते हैं मुमकिन होता है तो अच्छा है। बाकी निश्चित तौर पे मुश्किलें हैं, लेकिन अगर मुश्किलें ना हो सरकार के सामने और जिंदगी में चुनौतियां ना हो तो फिर आप करेंगे क्या? चलिए इसी पर ये हम लोग आज का एपिसोड ये रोकते हैं, एक विराम देते हैं अगले एपिसोड तक के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि संविधान के 75 वर्ष पर भले सदन में उस तरह से बहुत चर्चा नहीं हुई हो,
प्रधानमंत्री ने जो 11 संकल्प दिलाए हैं वो, और उससे इतर भी राजनीतिक दल भी और हमारा अपना मतदाता वर्ग भी संविधान की मूल भावना को कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये संविधान बदलने के लिए ही है। ये इसको समझ लीजिए, हमारी संविधान सभा में जो बहस हुई थी, अभी भी जो संशोधन हुए वो होते रहे। संविधान कोई जड़ नहीं है, ये एक चेतन प्रवाहमान है जो हमारे जीवन को परिभाषित करता है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसको इसीलिए कहा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।